हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? यहाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी अवकलन और समाकलन की, और आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्राफ की। तो कई कहते हैं सर फिजिक्स में ग्राफ समझ में नहीं आते हमें। अरे ग्राफ बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आज स्थिति समय ग्राफ करेंगे और फिर वेग समय ग्राफ करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ करके, और उसके बाद अगली क्लास में हम त्वरण पढ़ के फिर उसके ग्राफ भी करेंगे। तो एक एक टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और कंपटीशन के टॉपिक भी साथ साथ में होते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको पता ही है सारा कि 11th और 12th की फिजिक्स जो सिलेबस है वही जेई और नीट का सिलेबस है। तो हम साथ साथ में कंपटीशन लेवल तक चलते रहेंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डाउट आप मुझसे पूछते रहिएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक जो है स्थिति समय ग्राफ। तो आज हम पहले स्थिति समय ग्राफ करेंगे, उसके बाद वेग समय ग्राफ करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं स्थिति, ओके, तो यहां पे लिखेंगे स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां लिख देंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको अपन एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, एक्सटी ग्राफ, ठीक है, एक्सटी ग्राफ। तो बस अपन स्टार्ट करते हैं अलग अलग केसेस, और अलग अलग केसेस में किस तरह से। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि एक्सटी ग्राफ में हमेशा समय को, चाहे आप एक्सटी ग्राफ बना रहे हो, चाहे आप वीटी ग्राफ बना रहे हो, मतलब वेग समय ग्राफ बना रहे हो, चाहे आप त्वरण समय ग्राफ बना रहे हो, कोई भी ग्राफ अगर आप बनाते हो तो समय हमेशा एक्स अक्ष पर रहता है। समय कहां रहता है? हमेशा एक्स अक्ष पर। और बाकी दूसरी भौतिक राशि, जैसे कि यहां पर स्थिति समय ग्राफ है तो एक्स ये रहेगा वाई अक्ष में। इसका भी एक, इसके पीछे भी एक कारण है। फिजिक्स में सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहां पर समय यहां पर एक्स अक्ष में क्यों आया? ठीक है, बच्चे पूछ सकते हैं कि सर बताओ भाई समय एक्स अक्ष में क्यों आया? समय एक्स अक्ष में इसलिए आया क्योंकि ये अक्ष जो होता है ना, वो होता है ज्ञात अक्ष या नॉन एक्सिस। दो अक्ष होते हैं, ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं अननोन एक्सिस। क्या बोलते हैं? अननोन, मतलब अज्ञात अक्ष, अज्ञात अक्ष। और इसको बोलते हैं नॉन एक्सिस, मतलब ज्ञात अक्ष, ठीक है। आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो आप उसमें कई बार अपने जो स्कोर आता है ना, लिखा हुआ स्कोर, तो उसमें ग्राफ बने हुए आते हैं स्कोर के अंदर भी। तो आपने इस तरह से ग्राफ देखे होंगे, यहां पर ओवर चलते हैं इस एक्स अक्ष में, है ना, और यहां पर रन चलते हैं। तो मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं रन की, यहां पर बात कर रहे हैं ओवर की, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले ओवर में 3 रन लिए, तो ये पहला ओवर बना दिया, और इसमें केवल 3 रन लिए, तो इसका ये देखिए पहला ओवर कितना होगा? ये फिक्स है कि 6 बॉल का होता ही होता है। अब पहले के बाद ये बात भी फिक्स है कि दूसरा ओवर आएगा और वो भी 6 बॉल का ही होगा। अब मान लीजिए कि दूसरे ओवर में 10 रन बना लिए, तो यहां पर दूसरे ओवर का ये जो ग्राफ होता था, वो बोलते हैं ना कि बिल्डिंग्स ऊपर जा रही हैं। जो क्रिकेट मैच देखते हैं उनको सब पता है। तो दूसरे ओवर का देखिए आप, बिल्डिंग ऊपर चली गई। अब तीसरे ओवर में हो सकता है मेडिन ओवर चला जाए। तो कहने का मतलब कि यहां पर अज्ञात क्या है कि किस ओवर में कितने रन बनेंगे, वो चीज अज्ञात है। लेकिन ज्ञात क्या है कि पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, और हर ओवर 6 बॉल का होगा। ये बात ज्ञात है। तो इसलिए हमने यहां पर भी ओवर के अंदर ज्ञात अक्ष में इसको एक्स अक्ष में रखा, और अज्ञात अक्ष में रन थे उसको हमने वाई अक्ष में रखा। तो यहां पे भी देखिए समय हमेशा ज्ञात होता है, चाहे कुछ हो ना या ना हो, मतलब कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करे या ना करे, समय तो आगे चलता जाएगा, ठीक है। और वो अपनी लगातार नियमित अंतराल से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो समय यहां पर ज्ञात है।
समय यहां पर चल रहा है, लेकिन ये स्थिति कितनी तय कर रहा है उस समय में, ये ज्ञात नहीं है। तो जो भी अज्ञात चीज होती है उसको अपन y अक्ष में रखते हैं, और जो भी ज्ञात चीज होती है उसको अपन x अक्ष में रखते हैं। तो समय क्या था, ज्ञात है, पता ही है आपको। समय तो आपको पता है 1 घंटे के बाद 2 घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे, ये बात फिक्स है। लेकिन उसमें वस्तु की स्थिति कैसे परिवर्तित होती है ये बात फिक्स नहीं है। आई बात आपको समझ में? इसलिए ये बात आपको याद रखनी है कि x हमेशा y अक्ष में बनेगा और समय हमेशा x अक्ष में बनेगा। ये बात हो गई अपनी पहली बात। दूसरे नंबर बात यहां पर होती है कि कभी भी अपन 2 ग्राफ बनाते हैं, xt ग्राफ चाहे vt ग्राफ, अगर इस ग्राफ में मैं ऐसे आगे बढ़ूं तो मैं केवल समय के साथ आगे बढ़ रहा हूं, तो केवल समय आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो x अक्ष में समय है और y अक्ष में स्थिति है। अगर मैं केवल x अक्ष में आगे बढ़ रहा हूं, x अक्ष में, तो केवल समय बढ़ रहा है, स्थिति नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं y अक्ष में आगे बढ़ रहा हूं, y अक्ष में, तब क्या होगा? केवल स्थिति आगे बढ़ रही है, समय आगे नहीं बढ़ रहा है। आ रही ना बात समझ में? क्योंकि x अक्ष में, यहां पर y अक्ष में स्थिति है, तो अगर मैं केवल ऐसे आगे बढ़ूंगा तो स्थिति परिवर्तित होगी, समय परिवर्तित नहीं होगा। और अब देखिए, अगर मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब समय भी आगे बढ़ रहा है। देखो मैं आगे भी जा रहा हूं और ऊपर भी जा रहा हूं, तो समय भी आगे बढ़ रहा है और स्थिति भी आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से ग्राफ को अपन समझते हैं, शायद आपको ये बात पता होगी, ठीक है। लेकिन अपन बिल्कुल जीरो से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिति लेते हैं। अब ये बेसिक बातें हो चुकी हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहां पर बात करते हैं केस 1 की, ठीक है। बात करते हैं केस 1 की, और इसमें ग्राफ बनाते हैं कि जब वस्तु विरामावस्था में हो, ठीक है, when body is at rest, जब वस्तु विरामावस्था में हो, when body is at rest, तो क्या होगा? अगर वस्तु विरामावस्था में होगी तो फिर से ये क्या होगा? x, और ये क्या हो गया? t। हमें ग्राफ बनाना है जब वस्तु विरामावस्था में। अगर वस्तु विरामावस्था में तो उसकी स्थिति, समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैं विरामावस्था में हूं, मैं यहीं खड़ा हूं, समय आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन मेरी स्थिति बदल रही है? नहीं बदल रही। अगर मैं 0 सेकंड पर, मान लीजिए मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनिए। अगर मैं 0 सेकंड पर मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हूं, तो 1 सेकंड बाद भी मैं उसी स्थिति पर हूं, 2 सेकंड बाद भी मैं उसी स्थिति पर हूं, 3 सेकंड बाद भी मैं उसी स्थिति पर हूं। समय आगे बढ़ता जा रहा है, मेरी स्थिति वही है जो 0 सेकंड पे थी। मान लीजिए किसी कण की स्थिति 0 सेकंड पर यह है, कण 0 सेकंड पे यहां है। अब क्या होगा? समय आगे बढ़ रहा है लेकिन स्थिति नहीं बढ़ रही। तो स्थिति अगर बढ़ती तो मैं ग्राफ को ऊपर ले जाता, ये स्थिति का है, और समय बढ़ता तो ग्राफ को आगे ले जाता। अब यहां पे स्थिति तो नहीं बढ़ रही, केवल समय बढ़ रहा है, तो ग्राफ को कैसे ले जाऊंगा? केवल इस ग्राफ में समय बढ़ेगा, स्थिति नहीं बदलेगी। ये बात आपको क्लियर हुई? तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, समझ गए? इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल समय में हो रहा है। तो यहां पर इसको देख के अपन लिख सकते हैं कि ग्राफ में केवल कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, सॉरी, केवल कण के समय में परिवर्तन हो रहा है। कण के समय में परिवर्तन नहीं, या ये भी बोल सकते हैं समय में वृद्धि हो रही है। कण की समय में वृद्धि हो रही है। स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कण कौन सी अवस्था में है? विरामा अवस्था में है। और विरामावस्था में होता है तो कण का वेग क्या होगा?
कण का वेग होगा 0, कण का वेग होगा 0। ठीक है, तो ये ग्राफ आया नहीं आया सबको समझ में? बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यदि कण एक समान गति कर रहा हो, ठीक है, या नियत चाल से गतिमान हो, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत चाल से गतिमान हो, ये भी लिख सकते हैं। नियत चाल से गतिमान हो, नियत वेग से गतिमान हो, क्योंकि यहां पर वेग और चाल, यहां पर अदिश और सदिश के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल ग्राफ के बारे में बात करें। तो यहां पर चाल भी हो सकता है और वेग भी हो सकता है, दूरी भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका, नियत चाल से गतिमान हो, तो कण गतिमान है लेकिन नियत चाल से गति कर रहा है कण, इसका मतलब कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, लेकिन बराबर बराबर। जैसे कि कण अगर 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो अगले फिर 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चलेगा, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चलेगा। इसका मतलब एक समान रूप से गति कर रहा है, गति तो कर रहा है, स्थिति परिवर्तित हो रही है, लेकिन एक समान रूप से। तो उस स्थिति में हम किस प्रकार ग्राफ बनाते हैं? देखिए x भी बढ़ रहा है, स्थिति भी बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, और दोनों बराबर बराबर रूप से बढ़ रहे हैं। तो जब स्थिति और समय दोनों बढ़ते हैं, तो मैं ग्राफ ऊपर भी बनाऊंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। मैं कहूंगा स्थिति बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर बनना चाहिए स्थिति बढ़ाने के लिए, समय बढ़ रहा है ग्राफ आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये बात आपको समझ में आई, ये एक समान वेग से गति करता है, तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इस ग्राफ की देखिए ये जो लाइन है, ये जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को बोलते हैं अपन ढाल। क्या बोलते हैं सीधी रेखा को? ढाल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन स्लोप। अब आपको ये बात अब समझनी पड़ेगी, इसको ढाल बोलते हैं और इसका एक सूत्र होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है ढाल का। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो मैथ्स अपन पढ़ते हैं ना, देखिए फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स और मैथ्स आपस में भाई बहन है। तो फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए अपन को मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि अभी अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन वैसे किसके टॉपिक है? मैथ्स के। लेकिन अगर अपन वो पढ़े नहीं तो अपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। वैसे ही हर आकृति की, कोई भी आकृति, जैसे मान लीजिए वृत्त है, मान लीजिए आयत है, ठीक है, वर्ग है, इस सभी आकृतियों की गणित में कुछ ना कुछ समीकरण होती है। मैथ्स में कुछ ना कुछ क्या होती है? सबकी इक्वेशन होती है। जो जो हमें आवश्यकता होगी वो चीजें अपन यूज करेंगे, जो जो आवश्यकता नहीं होगी हम बिना बात के यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जिस जिसकी चीजों की आवश्यकता होगी वो पढ़ेंगे। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं ढाल, स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप, ढाल। ठीक है, अब इस ढाल की जो मैथ्स में समीकरण होती है वो होती है tan थीटा। तो ढाल को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? ढाल को प्रदर्शित करते हैं हम m से, और m का सूत्र होता है या m होता है tan थीटा। अभी सुनते रहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और tan थीटा अगर आपको ज्ञात करना है तो यहां पर इस ग्राफ में अपन एक लाइन ऐसे खींचेंगे वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींचेंगे, और ये एंगल देखेंगे थीटा। यहां पर इस एंगल की बात हो रही है। ढाल जो एक्स अक्ष से कोण बना रहा है उसी को बोलते हैं थीटा। सुनते रहिए आराम से। अब मुझे यहां पर tan थीटा ज्ञात करना है। अब आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है tan थीटा बराबर? लंब बट्टा आधार। थीटा के सामने ये क्या है? थीटा के सामने क्या होता है? लंब। अगर ये x है, y अक्ष में कौन है? स्थिति, और ये भी y अक्ष में है, तो थीटा के सामने देखिए ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर थीटा के सामने जो ये रेखा है
वो स्थिति की तरह काम करेगी। ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष में हमारे पास क्या है, स्थिति। अच्छा, और ये जो आधार है यहां से यहां तक, ये देखिए ये एक्स अक्ष में है और एक्स अक्ष में हम बोलेंगे ये समय है। ठीक है, एक्स अक्ष में समय है तो हम इसे समय लेंगे। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब बताइए इस जो ग्राफ है इसमें आधार कौन है, सॉरी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है, x है, तो यहां लिखेंगे लंब की जगह x। और आधार कौन है, t है, तो आधार की जगह लिखेंगे t। अब देखिए x अपॉन टी, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार x अपॉन टी ही हमारे पास क्या होता है, वेग। तो यहां पर हमने ये बात प्रूव कर दी कि xt ग्राफ की जो ढाल होती है, xt ग्राफ की ढाल क्या होती है पहले तो बताइए, m बराबर tan थीटा। और xt ग्राफ की जो भी ढाल होती है वो ढाल किसके बराबर होती है, वेग के। एक बार इस बात को लिखते हैं, फिर मैं आपको फिर से एक बार ये बात बताता हूं। तो यहां पर इस बात को लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तो यहां लिखेंगे एरो करके, xt ग्राफ की ढाल, xt ग्राफ की ढाल वेग के बराबर होती है। xt ग्राफ की ढाल वेग के बराबर होती है। देखिए एक मिनट यहां पर देखिए, फिर से एक बार वापस इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह, तभी हमें सारे ग्राफ समझ में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है, देखो फिजिक्स में हर बात फिक्स होती है। अभी आपको मैंने बताया कि किसी की ग्राफ की ढाल अगर tan थीटा होती है तो अपने हमेशा कोई भी ग्राफ आप देखेंगे, चाहे वो xt ग्राफ हो, चाहे vt ग्राफ हो, चाहे at ग्राफ हो, at मतलब त्वरण समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, सबकी ढाल सूत्र क्या होता है, tan थीटा। फिर से बोल रहा हूं कि xt ग्राफ में कण एक समान वेग से गतिमान है और कण का स्थिति और समय दोनों एक साथ बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ के अंदर बोलते हैं ढाल, ढाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, और स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो होता है m बराबर tan थीटा। अब tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहां पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन है, थीटा के सामने वाला x, और आधार कौन है यहां पर t, तो x अपॉन टी। और x अपॉन टी क्या होता है, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग। तो यहां पर हमें बहुत अच्छी तरह ये बात पता लग गई कि xt ग्राफ की ढाल वेग या चाल के बराबर होती है। सबको समझ में आई थी बात, ओके ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सेकंड पॉइंट था हमारा ये, सेकंड ग्राफ। अब बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। तीसरा ग्राफ के अंदर मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ को देखकर अपन इसकी की पूरी थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, और पूरा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे ग्राफ की। तो देखिए अब तीसरा ग्राफ कैसा है, ये देखिए ये x है, यहां पर t बनाएंगे और ये रहा हमारा ग्राफ, इस तरह से ये ग्राफ है, ठीक है। तो तीसरे ग्राफ को देखिए किस तरह से मैंने बनाया है। अब आपको बताना है कि ये ग्राफ में कण किस प्रकार से गति कर रहा है। तो कभी भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये देखिए क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये सीधी रेखा है, नहीं है। अगर सीधी रेखा होती तो मैं यहां पर कोण tan थीटा लेता, और tan थीटा क्या होती है, ढाल होती है। लेकिन यहां पर सीधी रेखा नहीं बन रही है, यहां पर एक वक्र बन रहा है। और कभी भी ग्राफ में, xt ग्राफ में अगर वक्र बने तो आपको करना क्या है, आपको स्पर्श ज्या खींचनी है। क्या खींचनी है, स्पर्श ज्या। तो आप पहले जितनी खींच सकते हैं उतनी खींच दें, कहीं किसी भी बिंदु से खींच सकते हैं। तो इस बिंदु पर मैं क्या खींच रहा हूं, स्पर्श ज्या, ये मैंने एक स्पर्श ज्या खींची। फिर इस बिंदु पे स्पर्श ज्या खींचूंगा, यहां पे ये मैंने एक स्पर्श ज्या खींची। फिर इस बिंदु पे खींचूंगा, ये मैंने एक स्पर्श ज्या खींची। बस इतनी खींचनी है, ठीक है।
इस इतने स्पर्शज्या से पता लग जाएगा कि क्या बात बन रही है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इन स्पर्शज्या का कोण देखना है आपको, तो यहां पर आप यहां से एक दिशा में एक रेखा खींचो, ये देखिए, यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्पर्शज्या, ये जो ढाल है, कितना एंगल बना रही है। अब जो स्पर्शज्या आपने खींची है वो ही यहां पर वेग आपको बताएगा। मैंने फिर से बताया, एक्सटी ग्राफ की ढाल क्या होती है? वेग होता है। फिर से वंस मोर, एक्सटी ग्राफ का ढाल क्या होता है? वेग होता है। कभी भी एक्सटी ग्राफ में आपको ऐसा ग्राफ दिखे कि वक्रित हो जाए, ये देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप स्पर्शज्या खींचेंगे, वो स्पर्शज्या ही अब एक्सटी ग्राफ की ढाल है। ठीक है, स्पर्शज्या ही अब जो आपने खींची है वो ही एक्सटी ग्राफ की ढाल कहलाएगी। तो अब आप देखिए, आपने 3 स्पर्शज्या खींची, तो यहां पर जो मान लीजिए एंगल बन रहा है वो कितना है? θ1। यहां पर देखिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है मान लीजिए θ2। यहां पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है θ3। अब बताइए ये एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लगातार बताइए। तो आप देखिए सबसे बड़ा एंगल मुझे दिख रहा है θ3, सबसे छोटा दिख रहा है θ1, तो लगातार एंगल बढ़ रहा है। तो मैं यहां पे ग्राफ को देख के ऐसा कह सकता हूं क्या कि θ1 सबसे छोटा है, θ1 से बड़ा कौन है? θ1 से बड़ा है θ2, θ2 से बड़ा है θ3। ओके, अगर कोण बड़े होते हैं तो उसकी जो संगत tan थीटा होता है उसका मान भी बड़ा होता है। जैसे tan 0 का मान 0 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको 4-5 दिन पहले सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाए थे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी आपको मैंने सिखाए थे। तो tan 0 का मान कितना होता है? 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है tan थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। तो यहां पे देखिए एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, तो tan θ1 भी सबसे कम होगा अगर एंगल θ1 सबसे कम है। θ2 उससे ज्यादा है तो tan θ2 भी ज्यादा होगा, और θ3 उससे ज्यादा है तो tan θ3 सबसे ज्यादा होगा। और आपको पता है कि स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो होती है tan थीटा, और tan थीटा ही होता है वेग। तो यहां पर हम लिखेंगे tan θ1 की जगह v1, tan θ2 की जगह v2, tan θ3 की जगह v3। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर हम बोलेंगे कि लगातार वेग में वृद्धि हो रही है। कण का वेग इस स्थिति समय ग्राफ के अनुसार लगातार, देखिए अब क्या होएगा, इसको कैसे बोलना है? इस स्थिति समय ग्राफ के अनुसार कण की ढाल में वृद्धि हो रही है, कोण में वृद्धि हो रही है। यदि कोण में वृद्धि होगी तो उसके संगत जो स्पर्शज्या होगी या tan थीटा होगा उसमें भी वृद्धि होगी, और वेग में भी वृद्धि हो रही है। तो इस ग्राफ को देख के सीधे से पता लग रहा है कि वेग में वृद्धि हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे इस ग्राफ के अनुसार कण के वेग में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कण के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। और जब भी किसी कण का वेग, ध्यान दीजिए भाई, जब भी किसी कण के वेग बढ़ता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वहां पर त्वरण आता है, और त्वरण क्या होता है? धनात्मक। फिर बता रहा हूं, मान लीजिए किसी कण का वेग पहले है 2 मीटर पर सेकंड, 2 से कितना हो गया? 4 हो गया, 4 से कितना हो गया? 6 हो गया, 6 से कितना हो गया? 8 हो गया। तो लगातार वेग कितना बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। तो यहां पर जो त्वरण होगा वो कितना होगा? +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कभी भी यदि कोई वस्तु गतिमान है और उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि कभी भी वस्तु गतिमान है और उसके वेग में कमी हो रही है, वेग में क्या हो रही है? लगातार वेग घट रहा है, तो उसका त्वरण ऋणात्मक होगा। तो देखिए या तो वेग बढ़ता है या वेग घटता है, तभी त्वरण आता है। यदि वेग नियत है तो त्वरण 0 होता है।
तो त्वरण क्या बताता है कि वेग में वृद्धि की दर या वेग में कमी की दर। तो यहां पर अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक। एक बार फिर से इस ग्राफ को देखिए। तो ये ग्राफ वक्रित था तो मैंने आपको बताया कि इस ग्राफ में क्या आपको ड्रॉ करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, स्पर्शज्या खींचनी है। तो आपने 3 स्पर्शज्या खींची और आपने देखा कि इसका x के साथ जो कोण है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और जो स्पर्शज्या होती हैं या जो tan थीटा होता है वो ही ढाल होती है, या किसी भी xt ग्राफ की ढाल जो होती है वो tan थीटा होती है और वो ढाल वेग के बराबर होती है। तो यहां से आपने देखा कि tan थीटा भी लगातार बढ़ रहा है और tan थीटा ही वेग होता है, तो वेग भी लगातार बढ़ रहा है। और वेग जब भी लगातार बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस ग्राफ के अनुसार कण के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, अतः कण का त्वरण धनात्मक होगा। कण का त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि कोई भी कण गति कर रहा है और उसके पास त्वरण है वो भी धनात्मक है, तो हम बोलेंगे कण त्वरित गति कर रहा है। ये कण कौन सी गति कर रहा है, हम लिखेंगे कण, अगर त्वरण धनात्मक है तो यहां लिखेंगे कण त्वरित गति कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ओके। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट ग्राफ देखिए। अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया है, तो एक बार अपन अगला ग्राफ देखते हैं और अगले ग्राफ को भी अपन सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इसको बाद में करेंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर से बनाएंगे कौन सा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। इस बार देखिए ग्राफ किस प्रकार है, ये देखिए इस बार ग्राफ ऐसे है, ये देखिए यू। अब आप बताइए इस ग्राफ को देख के कि कण किस प्रकार गति कर रहा है, इस ग्राफ को देखकर कण किस प्रकार गति कर रहा है ये बताइए। तो क्या करेंगे, मैंने बोला वक्रित है, इस बार फिर से ग्राफ इस बार फिर से क्या हो गया, वक्रित। जब भी ग्राफ वक्रित होगा तो क्या आपको खींचनी पड़ेगी, स्पर्शज्या। क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्शज्या। तो स्पर्शज्या खींचिए, इस बिंदु पर स्पर्शज्या खींची ऐसे, इस बिंदु पर स्पर्शज्या खींची इस तरह से, इस बिंदु पर स्पर्शज्या खींची इस तरह से। ये देखिए ये मैंने 3 स्पर्शज्या यहां पे खींच दी, सबको दिख रही है ये, ओके। अब देखते हैं ये स्पर्शज्या एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है। तो पहली स्पर्शज्या एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो होगा θ1। दूसरी स्पर्शज्या एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो हो जाएगा θ2। और तीसरी एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो हो जाएगा θ3। अब आप क्या देख रहे हैं, आप खुद बता दीजिए, क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि लगातार कोण में कमी हो रही है। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण है θ1। इस बार देखिए सबसे बड़ा θ1 है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है θ2, सबसे छोटा कौन है θ3, सबसे छोटा है। और किसी कोण के संगत जो tan थीटा होता है वो भी कोण पर निर्भर करता है, अगर कोण का मान अधिक है तो tan थीटा भी अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा tan θ1 का मान ज्यादा होगा सबसे, फिर tan θ2 होगा और फिर tan θ3 होगा। यहां से क्या पता लगा, तो tan θ1 आपको पता है स्थिति समय ग्राफ की ढाल m बराबर tan थीटा होती है। फिर से बोल रहा हूं, स्थिति समय ग्राफ की ढाल m बराबर tan थीटा होती है और वो tan थीटा वेग के बराबर होता है। तो tan θ1 के लिए वेग हो जाएगा v1, फिर हो जाएगा v2, फिर हो जाएगा v3। सबसे ज्यादा वेग कौन सा है, v1 है। फिर वेग कम हो रहा है, v2 कम है, v3 और कम है। तो वेग में लगातार कमी हो रही है, यह बात आपको समझ में आई। तो इस ग्राफ के अनुसार कण के वेग में निरंतर कमी हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे इस ग्राफ के, देखिए बिल्कुल है ना, कंसंट्रेशन से समझिए, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है
और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ देखिए, आराम से देखिए। इस ग्राफ के अनुसार कण के वेग में निरंतर कमी, कण के वेग में निरंतर कमी हो रही है। देखो, जब भी कोई कण गति करता है और उसके वेग में कमी होती है तो कण का त्वरण ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। अतः कण का त्वरण ऋणात्मक होगा। इस बात को भी लिख देते हैं। अतः कण का त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब और बातें करते हैं ग्राफ की। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए, यहां बात करेंगे फिर से स्थिति ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक ग्राफ आपको भी करने के लिए देंगे। ठीक है, अब देखिए, यह है स्थिति, यह है समय। अगर मान लीजिए किसी कण का ग्राफ इस प्रकार से बन रहा हो, ऐसे, इस प्रकार से, तो बताइए क्या बता सकते हैं आप? इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हैं? तो पहले बात तो एक्सटी ग्राफ एक सीधी रेखा बन रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कहां से ही बन रही हो, यहां से बन रही है एक सीधी रेखा। ठीक है, तो जब भी एक्सटी ग्राफ में सीधी रेखा बने तो आपको बोलना है कि, फिर से बोल रहा हूं, देखिए, जब भी एक्सटी ग्राफ में एक सीधी रेखा बने, स्ट्रेट लाइन बने, तो आपको बोलना है वेग नियत है। वेग क्या है? नियत है। लेकिन क्या है? देखिए, लेकिन अब यहां पर अपन को ढाल भी देखनी पड़ेगी, तो यहां पर एंगल देखना पड़ेगा। तो क्या बनाएंगे, देखते हैं। ये जो ढाल है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, तो यहां पर हम एक्स अक्ष के साथ देखेंगे कि ये कितना कोण बना रही है। तो ये एंगल देखिए, ऐसे ये कोण बना रहा है। ये ग्राफ देख लीजिए, कौन सा कोण बना रहा है? ये बना रहा है 90 डिग्री से भी अधिक कोण। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है बोलते हैं अधिक कोण, न्यून कोण। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण को बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस समय ग्राफ 90 डिग्री से अधिक है। तो आपको पता है कि कोई भी एक्सटी ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ हो? एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ की ढाल क्या होती है? टेन थीटा। एम बोलते हैं ढाल को, टेन थीटा होती है। और वही टेन थीटा किसको बताता है? वेग को। तो इस ग्राफ का वेग कैसा होगा? इसमें थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, और जब भी टेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है तो टेन थीटा नेगेटिव आता है। क्या आता है? टेन थीटा नेगेटिव आता है। कैसे? आप याद कीजिए, टेन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं इसको? 120 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। याद करो, मैंने 4-5 दिन पहले करवाई थी। क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। अब वन याद कीजिए, 180 और 360 में कोई भी परिवर्तन नहीं होता था, तो इसको 1060 ही लिखेंगे। अब 180 माइनस 60 करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा माइनस होता है, और 1060 का मान आ जाएगा माइनस का √3। तो कहने का मतलब यह है कि 90 डिग्री से ऊपर 10 का मान नेगेटिव होता है। 90 डिग्री से ऊपर 10 का मान नेगेटिव होता है। तो यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए जो भी टेन थीटा होगा, जो ढाल होगी, वो क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। और स्थिति समय ग्राफ की ढाल होती है वेग। क्या होती है? वेग। तो यहां पर वेग भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से देखिए,
इस बार ग्राफ ऐसे बन रहा था, ऋणात्मक है लेकिन नियत है, नियत है क्योंकि लगातार ये सीधी रेखा है, वेग नियत है लेकिन ऋणात्मक है। देखिए माइनस का 5 हो सकता है क्या, माइनस के 5 को क्या कहेंगे, माइनस का 5 नियत है क्योंकि कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। फिर से वंस मोर, ये ग्राफ देखा अपन ने, ग्राफ देखा इस प्रकार से बन रहा था, तो मैंने कहा सबसे पहले आप इसका देखिए कि ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो मैंने एक्स अक्ष खींचा और देखा कितना कोण बना रहा है, तो ये कोण था 90 डिग्री से ऊपर। और कोई भी ढाल होती है उसका सूत्र होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान जब 90 डिग्री से ऊपर होता है तो वो मान ऋणात्मक होता है। तो इसकी ढाल भी क्या होगी, tan थीटा, tan थीटा 90 डिग्री से ऊपर, इसलिए tan थीटा क्या हो गया, ऋणात्मक। तो xt ग्राफ की ढाल जो tan थीटा होती है वही किसके बराबर होता है, वेग के बराबर, अतः वेग क्या हो गया है, ऋणात्मक। सबको समझ में आ गया। तो यहां पे लिखेंगे कण, कण नियत ऋणात्मक, कण नियत ऋणात्मक वेग v के साथ गतिमान है, नियत ऋणात्मक वेग v के साथ गतिमान है। अब देखिए एक बार फिर से जितने भी हमने ग्राफ स्टार्टिंग से पढ़े हैं एक बार वापस देखिए वंस मोर। ओके, तो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा था, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति हमें हमेशा, स्थिति समय ग्राफ में हमेशा हम x को y अक्ष में रखेंगे, समय को x अक्ष में रखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद बात हुई, सबसे पहले हमने केस 1 की बात की। केस 1 में जब वस्तु विरामावस्था में हो, अगर वस्तु विरामावस्था में है तो इसकी स्थिति तो परिवर्तित हो ही नहीं रही, केवल समय तो बढ़ता ही रहता है। तो स्थिति जो 0 समय पर है वो ही रहेगी और समय आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ये। अगर इसका ग्राफ अगर अपन स्लोप के हिसाब से भी देखें, किसके हिसाब से देखें, ढाल के हिसाब से भी, तो एक्सटी ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या होती है, वेग, और वो ढाल क्या होती है, tan थीटा के बराबर। तो यहां पर अगर आप देखें स्लोप के हिसाब से, तो ये जो ग्राफ है, ये स्लोप है, वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो एक्स अक्ष भी ऐसे है, ये ग्राफ भी ऐसे बना, तो कितना कोण बना रहा है, ये 0 डिग्री बना रहा है। और एक्सटी ग्राफ की ढाल क्या होती है, tan थीटा, और वो ढाल किसके बराबर होती है, वेग के। तो वेग बराबर हो जाएगा tan थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है, 0। तो यहां पर इस कण का वेग क्या आएगा, 0। यही हमने यहां पे ज्ञात किया था, ये हमने tan थीटा वाले मेथड से भी ज्ञात कर लिया, क्योंकि ग्राफ में केवल कण के समय में वृद्धि हो रही, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे कण का वेग 0 है। तो इतना समझ में आया सबको। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखिए। अगले ग्राफ में हमने बात की थी, यदि एक कण एक समान गति कर रहा है या नियत चाल से गतिमान है। अब एक समान अगर गति करेगा तो उसका स्थिति और समय दोनों एक साथ 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 बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इस स्ट्रेट लाइन को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो क्या है, ढाल है, और ढाल फिर से क्या बोलेंगे, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, वेग होता है। तो यहां पर देखिए थीटा क्या बना, लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर x बट्टा t, लंब बट्टा आधार x बट्टा t, और x बट्टा t क्या होता है, वेग। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि xt ग्राफ की ढाल क्या होती है, वेग होती है। तो यहां पे हमने बात भी लिख दी थी कि xt ग्राफ की ढाल वेग के बराबर होती है। उसके बाद देखिए अगला ग्राफ ये था कि लगातार इस प्रकार से एक वक्रित ग्राफ था। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई ग्राफ वक्रित दिखे तो आप उस पर स्पर्शज्या खींचें। तो आपने स्पर्शज्या खींची और देखा कि लगातार x अक्ष के साथ कोण बढ़ रहा है, तो कोण बढ़ रहा है तो tan थीटा का मान भी बढ़ेगा, tan थीटा का मान भी बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, और वेग जब भी बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, वेग जब भी बढ़ता है त्वरण धनात्मक होता है। अगली बात, यहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यदि कभी भी किसी कण के वेग में वृद्धि हो रही है तो उस कण का वेग धनात्मक होगा, कभी भी किसी कण के वेग में कमी हो रही है तो उसका वेग ऋणात्मक होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट ग्राफ था वो इस प्रकार से वक्रित था। तो कोई भी ग्राफ अगर वक्रित होगा तो मैंने बताया था उस पर आप स्पर्शज्या खींचिए।
तो आपने स्पर्शज्या खींची और देखा एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण लगातार घट रहा है। यदि कोण घट रहा है तो tan थीटा का मान घटेगा, और tan थीटा का मान घटेगा तो वेग का मान भी घटेगा, और जब भी वेग घटता है किसी कण का तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तो ये ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण था। इसके बाद जो ग्राफ हमने देखा वो देखा कि स्लोप बन रहा है, ढाल बन रहा है, जो सीधी रेखा बन रही है, वक्रित तो नहीं है लेकिन सीधी रेखा है। तो हमने देखा ये सीधी रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, तो ये सीधी रेखा एक्स अक्ष के साथ अधिक कोण बना रही है, मतलब 90 डिग्री से अधिक कोण बना रही है। ठीक है, अब tan थीटा का मान जब भी 90 डिग्री से अधिक होता है तो ऋणात्मक होता है, और tan थीटा अगर ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक होगा। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि कण नियत ऋणात्मक वेग v के साथ गतिमान है। तो आज की क्लास में देखिए ये हमने वेग किए, तो क्या आपको स्थिति समय ग्राफ समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको एक क्वेश्चन आपको देते हैं घर से करने के लिए, होमवर्क के लिए। तो देखिए एक ग्राफ आपको और देते हैं। देखिए ग्राफ बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट है। क्या है कि एक्स-टी ग्राफ की ढाल tan थीटा होता है, tan थीटा ही वेग होता है। अगर कोई भी ग्राफ वक्रित हो जाए तो आपको स्पर्शज्या खींचनी है। तो ये ग्राफ देखिए आपके होमवर्क में आपको दे रहा हूं मैं। इस ग्राफ के अनुसार कण किस प्रकार गति कर रहा है आपको ये बताना है। तो ये यहां पर क्या है x, ये यहां पर क्या है t। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को भी अपन करते हैं पूर्ण। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए RBSC ऑनलाइन क्लासेस। बाय बाय।